Hello, good evening everybody. So we are doing Punjab PCS Current Affairs Series for Mains. हमने जो कल वाली क्लास में जो स्टार्ट किया था दैट वाज हमारा जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उस पे हम कर रहे थे. दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको ध्यान में रखते हुए नाउ आज हम जो करेंगे वो है एक टॉपिक है क्वाड का, एक है ऑकस का. ये दो टॉपिक न्यूज में है, इन पे क्वेश्चन आ सकता है आपका करंट अफेयर्स में से. आईआर में करंट अफेयर्स ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि रीसेंट डेवलपमेंट के बेसिस पे ही क्वेश्चन बनते हैं. अब जो क्वाड है इसका ओरिजिन बहुत जैसे कि इतना पुराना भी नहीं है, बट ये एक इनिशिएटिव है जो इंडो पैसिफिक को ध्यान में रखते हुए चाइना के प्रेजेंस को चैलेंज करने के लिए बनाया गया है. अब ये इनिशिएटिव का जो पर्पस है, इसके लिए इसके द्वारा क्या क्या किया गया है, इंडिया का क्वाड का मेंबर होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, क्या क्वाड के चैलेंजेस हैं और आगे क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. बट वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, जो आप इंट्रो में लिखोगे, दैट क्वाड इज अ प्लूरिलेटरल फ्रेमवर्क. आपको उस दिन पढ़ाया था हमने कि क्या होते हैं प्लूरिलेटरल्स या मिनीलेटरल्स. ये मैरीटाइम डेमोक्रेसीज का, अब ये वर्ड लिखने बड़े इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम डेमोक्रेसीज का और ग्लोबल फोर्स फॉर गुड. ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड का पर्पस है, जो इंडिया का गोल है, फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक. ये इंडिया का गोल है कि इंडो पैसिफिक कैसा होना चाहिए, फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड, ताकि किसी भी कंट्री का उसमें डोमिनेंस ना हो. इसी को ध्यान में रखते हुए जो क्वाड है उसका भी सेम गोल है, ग्लोबल फोर्स फॉर गुड दैट डिलीवर्स रियल पॉजिटिव एंड एंड्यूरिंग इंपैक्ट ऑन द इंडो पैसिफिक. मतलब मैंने आपको इसलिए बताया है लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ताकि ये दो वर्ड आपके आंसर में आने चाहिए. मैरीटाइम डेमोक्रेसी, ग्लोबल फोर्स फॉर गुड दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंपैक्ट, एंड्यूरिंग इंपैक्ट फॉर द इंडो पैसिफिक. इसके चार मेंबर्स हैं, आपको पता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए. आपने प्री में भी पढ़ा होगा. और दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, इट इज ओनली अ डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप. और यही आपको ध्यान में रखना है. यही डिबेट रहती है, यूएसए चाहता है कि क्वाड को मिलिटराइज कर दिया जाए, बट इंडिया का यह पर्सपेक्टिव नहीं है. इंडिया मानता है कि अगर इंडो पैसिफिक में हमें किसी भी पावर को डोमिनेट नहीं होने देना, तो उसका तरीका है आप आपस में कोलैबोरेट करो, कंट्री इंडो पैसिफिक वाली, और चाइना जो कि डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहा है ताकि उसको चेक में रखा जा सके. इंडिया इसको एज अ कंपटीशन देख रहा है, नॉट एज अ जो हमारा कंफ्लिक्ट दिखाता है चाइना के साथ. इंडिया मानता है कि इंडिया चाइना का जो भी इश्यूज हैं वो हम बायलैटरल डील कर लेंगे, बट हमें क्वाड के थ्रू मिलिट्री अलायंस बना के चाइना को डील करने की जरूरत नहीं है, because that will create rivalry and that will have negative impact for India too, because India and China are the Indo-Pacific powers. और जो भी इम्पैक्ट होगा वॉर का वो इंडिया और चाइना पे होगा. तो इंडिया का स्टांस रहता है कि क्वाड को हमें मिलिट्री अलायंस नहीं बनाना, जो यूएसए चाहता है. तो एज पर अगर हम देखें क्वाड अभी क्या है, इट इज अ डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप. अब जब क्वाड का पर्पस मिलिट्री है ही नहीं है, तो इसका एक ही पर्पस है कि हमें कॉपरेशन बढ़ानी है बिटवीन द नेशन स्टेट्स ऑन सब्जेक्ट्स लाइक जो भी सारे होते हैं, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, स्पेस, क्लाइमेट, सभी को डील करना है इसमें. और मेन गोल है ओपन स्टेबल इंडो पैसिफिक. अब जब आईआर का जब आंसर लिखेंगे या कोई और भी आंसर लिखते हैं, तो एक चीज याद रखें, आपके आंसर में कीवर्ड जाने चाहिए, और वो कीवर्ड यहीं से मिलते हैं. जैसे एक मिल गया आपको मैरीटाइम डेमोक्रेसी, एक मिल गया ग्लोबल फोर्स फॉर गुड, एक मिल गया फ्री ओपन इंडो पैसिफिक. ये वर्ड से आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है, ट्रस्ट बन जाता है एग्जामिनर का कि इस इंसान ने कुछ पढ़ा है, उसके बेसिस पे लिख रहा है, ना कि अपना ज्ञान को लिख रहा है. तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब आता है, जब ये क्वाड आया, इसका ओरिजिन इज इन 2007. ये तब बना था 2007 में, एंड जापान प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ क्वाड. पहले इनफॉर्मल हुआ करता था, फिर उसके बाद मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग होनी स्टार्ट हुई, और उसके बाद लीडर समिट होनी स्टार्ट होगी. इट वाज रिवाइव्ड इन 2017 जब रीजनल कोऑपरेशन पे ज्यादा फोकस हुआ. तो ओरिजिन इसका 2007 में है, बट रिवाइव किया गया 2017 में, जब क्वाड को एज अ ग्रुपिंग माना गया
so that to promote cooperation in the region। और हमें एक चीज याद रखनी है कि बहुत सारी समिट्स हुई हैं इसको लेके, अब हमें रिसेंट वाली याद कर लेना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। अब मेन आता है कि क्वाड का इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया एंड what are the initiatives that have been undertaken under this quad initiative। तो पहला है, हमने वैक्सीन पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड 1 बिलियन डोजेस टू इंडो पैसिफिक नेशंस। जो वहां पे स्मॉल नेशंस हैं उनको हमें वैक्सीन देनी है, मतलब हम हेल्थ में काम कर रहे हैं। भाई आप ये देखो, जब इंडो पैसिफिक में क्वाड के मेंबर्स इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू द नेशंस इन द रीजन, दैट इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि नाउ these nations are more inclined toward quad countries। तो चाइना पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी, तो चाइना का डोमिनेंस अपने आप कम हो जाएगा। तो ये मानना है कि आप बाकी एरिया में काम करें टू टैकल द सुपीरियरिटी ऑफ चाइना, टू टैकल द डोमिनेंस ऑफ चाइना इन द रीजन। उसके बाद हमने क्या किया, क्लाइमेट, क्योंकि भी यहाँ वाले इंडो पैसिफिक वाले बहुत सारे नेशन आइलैंड नेशंस हैं, उन्हें बोल देते हैं स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। अब उन पे जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है बहुत ही ज्यादा होगा, बिकॉज दीज आर आइलैंड नेशंस। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप बनाया है क्वाड के अंदर, वेयर दीज कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल हेल्प टू दीज कंट्रीज, ताकि ये कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज से बचाया जा सके थ्रू एडेप्टेशन, रेजिलियंस एंड जो हमारा मिटिगेशन होता है। एक आता है, हमें क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए कोलैबोरेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आजकल जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, आपकी जो न्यू एआई है, या आपकी उसको रिलेटेड सप्लाई चेन है, उसमें काम करेंगे, बिकॉज यहाँ की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं क्रिटिकल मिनरल्स प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ये भी एक अच्छी कोलैबोरेशन है। तो आपको पता लगा, हेल्थ, क्लाइमेट, क्रिटिकल मिनरल्स, एंड लास्ट वन इज टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स ऑफ दिस कंट्रीज, ताकि जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, नेशंस उस पे डिपेंडेंट ना रहें, क्वाड पे डिपेंड रहें, ताकि चाइना के डोमिनेंस को चेक में रखा जा सके। अब आता है एक आइडिया, आता है क्वाड प्लस। अब इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, पर आपको ये तो पता ना कि इंडो पैसिफिक में और भी बहुत सारे नेशंस हैं, और इंडिया का आइडिया रहता है एक कि हमें चाहिए एशियान सेंट्रलिटी। हम चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में ना तो यूएसए की डोमिनेंस हो, ना इंडिया की, ना चाइना की, किसकी हो, जो एशियन नेशंस हैं, क्योंकि अगर उनकी डोमिनेंस होगी तो इस रीजन में कोई भी अपनी अपनी डोमिनेंस बना नहीं सकता। तो इंडिया कहता है कि हमारा इंडो पैसिफिक का विजन क्या है, एशियन सेंट्रलिटी। अब क्वाड के जो मेंबर्स हैं ये किसी और कंट्री के साथ भी, जैसे कि साउथ कोरिया, वियतनाम एंड न्यूजीलैंड, दे आर एक्सप्लोरिंग एवेन्यूज फॉर ब्रॉडर कॉपरेशन अंडर क्वाड प्लस। मतलब 3 कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड वियतनाम। दीज कंट्रीज आर कोलैबोरेटिंग विद जो क्वाड कंट्रीज हैं, तो उसको क्वाड प्लस का नाम दे दिया है। बट हमें देखें, इंडिया का जो क्वाड को लेके पर्सपेक्टिव है वो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि क्वाड का गोल किसी भी कंट्री को मिलिट्री फॉर्म में चैलेंज करना नहीं है। इसका सिंपल सा गोल है, दैट इज अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। अब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। मतलब हम चाहते हैं कि क्वाड क्या करे, ऐसी चीजें प्रोवाइड करे इन नेशंस को जो इंडो पैसिफिक में हैं, ताकि वो नेशंस किसी और पे डिपेंड ना हो। और जब ग्लोबल गुड की बात होगी तो हमारा सिंपल सा गोल है, इंडो पैसिफिक क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, बिकॉज इस रीजन से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। फ्री होना चाहिए, कोई कंट्री का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, एंड ओपन, फ्री एंड रूल बेस्ड, जो हमारे इंटरनेशनल रूल लॉ हैं उसके बेसिस पे गवर्न होना चाहिए, ना कि किसी और इंडिविजुअल नेशन के बेनिफिट के लिए। और इंडिया इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप मानता है, जिसका मेन गोल क्या है कि हमारे जो रीजनल स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी वो बनी रहे। इंडिया कहता है कि बहुत सारे मल्टीलेटरल क्या हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, पर उसको ये कॉम्प्लीमेंट करता है जो हमारा क्वाड का फ्रेमवर्क है, ताकि इस रीजन में कोऑपरेशन, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। क्योंकि इस रीजन में अगर ये बनेगी, तो अगर क्वाड कंट्रीज इन कंट्रीज को जो इस रीजन में रह रहे हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देंगे, हेल्थ में सपोर्ट देंगे, तो यहाँ का रीजन स्टेबल होगा और प्रॉस्पर होगा। तो और उन कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स में कोई और कंट्री इन्वॉल्व नहीं होगा, जैसे चाइना होता है। तो चाइना की पावर को चेक रखना है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली हम नहीं बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली वही है, पर डायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। तो आपको ये कीवर्ड नहीं भूलना है, दिस कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं या जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी,
आप पीडीएफ पूरी पढ़ें और उसमें से कीवर्ड लिख लें, काम खत्म, और आपको कुछ नहीं करना है, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। अब आता है इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है और चैलेंजेस हैं क्वाड को लेके। ये पेपर में आएगा, क्योंकि आईआर का क्वेश्चन जो भी हो इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज ये पेपर जो गवर्नमेंट का है तो पूछते हैं कि भाई इंडिया में हो तो बताएं इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। पहला आता है इसका बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट है इट इज अ स्ट्रेटेजिक बैलेंस अगेंस्ट चाइना। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अभी बता के हटे हैं कि क्वाड कंट्रीज हेल्प लाइक माइंडेड कंट्रीज उनकी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज को बचा बचू के सारा कुछ चाइनीज की इनसर्कलमेंट से बचाया जा सके। जो चाइना की वो है ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है, उससे बचाया जा सके कि चाइना कहीं इन कंट्रीज को जो कि इतनी वीक हैं उन पे अपना डोमिनेंस ना बना ले। तभी ये सारी कहानी आई है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के डोमिनेंस से बचाने के लिए हम क्वाड लेके आए हैं। बस ये समझ लें क्वाड इज लाइक अ काउंटर टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, बिकॉज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का आइडिया बीआरआई में ही छुपा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट गोल क्या है, फ्री एंड इंडो ओपन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक हमने कल बताया था आपको कल वाले लेक्चर में, इससे बहुत ज्यादा ट्रेड जाता है। जब बहुत ज्यादा ट्रेड जा रहा है, इंडिया का एक्सपोर्ट इंडो पैसिफिक से जा रहा है, स्टेट ऑफ मलक्का से जा रहा है, या अगर हम इसको और दूर ले जाएं तो उधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, बब्बले मंडप है। इन ट्रेड जो चोक पॉइंट्स हैं, अगर किसी यहां पे किसी कंट्री ने आके अपना डोमिनेंस कर लिया तो इंडिया की पूरी एक्सपोर्ट्स खत्म हो जाएंगे, इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड खत्म हो जाएगा, इंपोर्ट्स खत्म हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो इन चीजों से बचाने के लिए इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए वी आर इंश्योरिंग वहां पे रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो। जैसे कि एक इंटरनेशनल रूल्स हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, उसमें रूल्स लिखे हुए हैं कि कंट्री कहां कहां तक उनका पानी पे राइट है, कैसे कैसे कंट्रीज दूसरे कंट्रीज के पानी में जा सकती हैं। ये सारे क्या हैं, रूल बेस्ड ऑर्डर है। अगर ये फॉलो करेंगे तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होगा। चाइना की तरह साउथ चाइना सी में एग्रेसिवनेस को हम चैलेंज कर रहे हैं। तो जब चाइना साउथ चाइना सी में दूसरे कंट्रीज के टेरिटरी में घुस के आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, तो इंडिया का आइडिया ये गलत है। तो हमने चाइना को डायरेक्टली काउंटर नहीं किया, इनडायरेक्टली क्या बोल दिया, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अब नेक्स्ट क्या आता है, जब हम इंडिया की पॉलिसी है, कल भी बताया था, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो अब आजकल क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मतलब हमें कहां जाना है, हमें जाना है एशियान कंट्रीज की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, और क्वाड का फोकस भी उस साइड पे है। तो क्वाड क्या करता है, इंडिया का रिलेशन विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो एक तो आप अपना काम कर रहे हो लुक ईस्ट पॉलिसी से, अब लुक ईस्ट पॉलिसी चल रही है, साथ में क्वाड आ गया, इट विल कॉम्प्लीमेंट द इंडियाज लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट सेम ही है, बस इतना फर्क है कि इसमें एक तो इंडिया का हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एरिया बढ़ा दिया है, अब हम ईस्ट को बहुत दूर तक देखते हैं, और दूसरा इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो एंगेजमेंट है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और लुक एक्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मेन प्लेयर कौन है इंडिया का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर द मेन प्लेयर्स। और इसी को देखते हुए हमने क्वाड को मान लेते हैं कि इट कॉम्प्लीमेंट्स द इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब नेक्स्ट क्या है, जब आप इस रीजन में चाहते हैं कि कोई भी अपनी मिलिट्री की डोमिनेंस ना करे, तो बेस्ट तरीका क्या होता है, तुम जो भी लाइक माइंडेड कंट्री है उनके साथ क्या करो, मिलिट्री एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल हमारी एक है मालाबार एक्सरसाइज, विच इवॉल्व फ्रॉम इंडो यूएस, पहले हुआ करती थी बायलैटरल, अब क्या होगी, ये क्वाड के अंदर होती है, नेवल एक्सरसाइज है, ताकि इन नेशंस के बीच में कोलैबोरेशन और स्ट्रेंथ बढ़ पाए फॉर मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब तुम भाई क्वाड बना रहे हो, क्वाड का एक काम क्या है, डिजास्टर रेजिलियंस। तो इस रीजन में अगर कल को कोई भी क्लाइमेट चेंज के कारण डिजास्टर आता है या इन जनरल आता है, तो क्वाड विल हेल्प दोज कंट्रीज। और इंडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल, दैट इज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। उसमें भी कौन हेल्प कर रहा है, क्वाड हेल्प कर रहा है। इंडिया के नेबरहुड में कोई डिजास्टर आया तो इंडिया खुद तो करेगा करेगा, पर नाउ इंडिया कैन कोलैबोरेट विद क्वाड कंट्रीज टू प्रोवाइड दो सर्विसेज, सो दैट इंडिया कैन बी रिगार्डेड एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और यही इंडिया को हेल्प करता है टू गेन लीडरशिप रोल इन द इंटरनेशनल रिलेशंस
और ताकि इंडिया कैन बिकम अ लीडिंग पावर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आता है नेक्स्ट इज, इसमें एक है टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। आपको पहले बताया है क्वाड कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, इट इज जस्ट अ कोलैबोरेशन बिटवीन 4 कंट्रीज इन डिफरेंट डोमेन्स इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी। तो अगर हम यूएसए से सीख पाए, जापान से सीख पाए, ताकि इंडिया उनसे टेक्नोलॉजी सीखे और अपने आप को सिक्योर करे, क्योंकि इंडिया का रिलायंस ऑन चाइना है जो बहुत ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू technology. Now quad countries can collaborate and India's dependence on China will reduce and India will achieve the goal of आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजीज है, क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम चाह रहे हैं थ्रू डिफरेंट रूट्स ये कंट्री आपस में कोलैबोरेट करके टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन भी बढ़ाएं। इससे अपने आप क्या होगा, इंडिया का लेवल बढ़ जाएगा। और इंडिया का सिंपल सा गोल है फॉरेन पॉलिसी का, इंडिया को अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, क्योंकि जितनी इकोनॉमी ग्रो होगी उतनी ही मिलिट्री ग्रो होगी, उतना ही किसी भी नेशन की पावर बढ़ेगी। तो इंडिया ओनली गोल इज टू रेज पावर ऑफ इंडिया, और उसका एक तरीका क्या है, इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिकॉज विदाउट गुड इकोनॉमिक्स यू कांट हैव अ स्ट्रांग मिलिट्री प्रेजेंस। आया समझ में? ये है इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड। अब हम पढ़ते हैं चैलेंजेस दैट इंडिया फेसेस। मतलब चैलेंजेस इंडिया के स्पेसिफिक भी हैं, क्वाड के इन जनरल भी हैं। तो पहला आता है क्वाड का इन जनरल जो चैलेंज है वो क्या है। पहले बोलते हैं, इसको नाम दिया जाता है एशियन नेटो का। मतलब मानते हैं कि क्वाड एक तरह की एशियन नेटो है। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है, क्वाड भी मिलिट्री अलायंस का रूप ले रहा है, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज हो रही है। ऐसा हुआ तो पूरा गुट बन जाएंगे, वही कि नेटो यहां पे है, उधर चाइना का ग्रुपिंग बन जाएगी, एंड दैट विल क्रिएट अ डिविजिव पॉलिटिक्स हियर रेदर देन कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स। तो चाइना कॉल्स क्वाड एज एशियन नेटो, क्रिएटेड टू चैलेंज चाइना, और जैसे कि नेटो का क्रिएशन था टू चैलेंज रशिया। अब इसमें एक चीज आती है, इस ऑर्गेनाइजेशन का अभी तक ये इनफॉर्मल है, ये इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं है। मतलब ये इनफॉर्मल तरीके से लीडर्स की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे चल रही है, रेदर देन स्ट्रक्चरल है कि इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं उसके बेस पे चलेगी। अब चाइना की प्रायोरिटी, यूएसए की प्रायोरिटी, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की अलग अलग है। इंडिया का मानना है कि क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री ग्रुप, चाइना इज अ थ्रेट टू इंडिया बट इट इज अ बिगर थ्रेट टू यूएसए। तो यूएसए वांट्स टू टैकल चाइना यूजिंग अ मिलिट्री और अ फोर्स, बिकॉज यूएसए इज सिटिंग वेरी फार फ्रॉम चाइना। इंडो पैसिफिक में खुद कौन बैठा है, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो तीनों के बीच में ऐसे, चारों के बीच में ऐसे डिफरेंसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो चाइना के साथ अच्छे हैं, जापान यूएसए की सिक्योरिटी गारंटी में है, तो जापान का जो डिसीजन होता है वो यूएस के साथ इंक्लाइंड होता है, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसका थोड़ा चाइना के साथ टिल्ट होता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलियाज इकोनॉमी इज डिपेंडेंट अपॉन चाइना। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया इसको मिलिट्री ग्रुपिंग में नहीं बनाने देता। तो क्वाड मेंबर्स में आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन को क्या है, डाइवर्जिंग प्रायोरिटीज है। दूसरा आता है आइडेंटिटी क्राइसिस। अब बहुत सारी कंट्रीज हैं, एशियान, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, पैसिफिक आइलैंड फोरम, ये भी सारी इंडो पैसिफिक के लिए काम कर रही हैं। तो क्वाड के आने से उस पर आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है कि ऐसा है या नहीं है। तो ये भी पॉइंट है कि ऐसे बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंफ्लिक्ट में आ जाएंगे। और यूएसए का खुद का डिस्ट्रैक्शन इन यूक्रेन, इन मिडल ईस्ट, उसके कारण यूएसए क्वाड पे फोकस नहीं कर पा रहा है। आप देखेंगे जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है रशिया यूक्रेन का, तो यूएसए का इन्वॉल्वमेंट इन इंडो पैसिफिक और क्वाड थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज यूएसए इज नाउ फोकसिंग ऑन रीजन्स लाइक वेस्ट एशिया और दीज रीजन्स। अब आता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो हर कंट्री में अपनी होती है, यूएसए पॉलिटिकल ट्रांजिशंस एंड शिफ्ट्स, क्योंकि जैसे जैसे यूएसए में पावर चेंज हो रही है, पिछले प्रेसिडेंट का कुछ और ओपिनियन था क्वाड को लेके, इस प्रेसिडेंट का थोड़ा कुछ और है, और डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो कि यूएसए और चाइना अपने रिलेशंस को थोड़ा टाइम के लिए कंट्रोल में रखें, मतलब अच्छे फॉर्म में रखें। उसको यूएसए और चाइना के कारण कई बार P2 बन सकता है, ताकि यूएसए और चाइना मान लो 50 साल के लिए एग्रीमेंट में आ जाए कि हमें किसी पर अटैक नहीं करना है, तो पूरा का पूरा आइडिया गिर जाएगा किसका, क्वाड का, बिकॉज यूएसए इज प्रमोटिंग क्वाड
जस्ट टू टैकल चाइना कि चाइना सुपर पावर ना बने। अब आता है नेक्स्ट इज इंडियाज कंसर्न्स रिगार्डिंग क्वाड। इंडिया के क्या कंसर्न है, वो तो इन जनरल कंसर्न्स रिगार्डिंग क्वाड था। तो इंडिया के लिए तो सिंपल है, इंडिया कहता है कि क्वाड का मेंबर भी हूं, इंडिया कहता है मैं क्वाड का मेंबर भी हूं, इंडिया कहता है मैं ब्रिक्स का मेंबर भी हूं। तो ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, तो मैं कहीं तो एससीओ का मेंबर हूं, कहीं ब्रिक्स का, कहीं क्वाड का। तो ये बैलेंस करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो बैलेंसिंग पार्टनरशिप्स आर वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट नहीं बन पाता है। एशियान के कंसर्न्स हैं, एशियन नेशंस कहते हैं कि हम इंडो पैसिफिक को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, बिकॉज दीज नेशंस आर देयर इन द इंडो पैसिफिक। उनकी पॉलिसी बहुत ही रियलिस्टिक होंगी। पर जो बाकी पावर्स हैं, यूएसए, इनका इन्वॉल्वमेंट शोज दैट नाउ द पॉलिसीज विल बी डिसाइडेड एंड डिक्टेटेड बाय द वेस्टर्न पावर्स रेदर देन द नेटिव पावर्स लाइक एशियान। और अब नए नए ग्रुप्स आ रहे हैं, जैसे कि हमने देखा यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस। हम वो लोगों को एंटर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो चाइना के बहुत ही बड़े क्या है, एनिमी है। तो उनको हम लेके आ रहे हैं, हम क्वाड की जगह स्क्वाड बना रहे हैं, विच में डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम क्वाड, बिकॉज क्वाड इज लाइक अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। वो उसका मिलिट्री एंगल नहीं है, और अगर मिलिट्री एंगल नहीं है तो स्क्वाड जो आ रही है, इसके कारण क्वाड का पर्पस डिल्यूट हो सकता है। एक हमें होता है कि भाई जब हम क्वाड के मेंबर बन गए, कहीं हम अपनी इंडिपेंडेंस को तो नहीं खो देंगे कि फॉरेन पॉलिसी में डिसीजन इंडिया के बजाय कोई और लेना स्टार्ट कर दे इंडिया के बिहाफ पे। तो जब किसी ग्रुपिंग का मेंबर बनते हैं तो ऐसा चांसेस रहते हैं। बैलेंसिंग क्वाड एंगेजमेंट विद मेंटेनिंग रोबस्ट रिलेशंस विद पार्टनर्स लाइक रशिया एंड अपहोल्डिंग द मेंबरशिप लाइक एससीओ। तो तभी इंडिया कहता है कि मैं क्वाड में आके यूएस की तरफ टिल्ट नहीं होऊंगा, ब्रिक्स और एससीओ में एक्टिव रहूंगा, ताकि मैं दोनों के साथ रिलेशन बना सकूं और ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंश्योर कर सकूं। और वैसे ही एक और आइडिया रहता है, वो है चाइनाज रिलेशन एज अ क्वाड मेंबर शेयरिंग अ बॉर्डर विद चाइना। जैसे कि हमारा इंडिया जापान है, देयर इज अ परसिस्टेंट मिलिट्री अलायंस परसेप्शन। ये माना जाता है कि दिस इज अ मिलिट्री अलायंस बिकॉज ऑफ मालाबार एक्सरसाइज एंड अदर स्टफ, जो कहते हैं कि इसका पर्पज मिलिट्री है, पर नाम क्या दिया गया है इसको, फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। वो सारे ये बोलते हैं। तो इंडिया नॉन अलाइन ट्रेडिशन के अगेंस्ट हो सकता है। हमें एशियन नेटवर्क की इमेज को खत्म करना पड़ेगा वाइल मेंटेनिंग इट्स इफेक्टिवनेस। क्योंकि क्वाड का जो पर्पस है वो ये है कि जो नेशंस हैं आपस में कोलैबोरेट करें, कोऑपरेट करें, एंड रेदर देन फोकसिंग ऑन कि भाई हम इसे मिलिट्री अलायंस ले जाएं, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडो पैसिफिक। तो यूएसए का रहता है कि मिलिट्री अलायंस बना दो, बाकियों का रहता है नहीं भाई हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं, क्यों हमें जंग लड़नी है। अब आता है वे फॉरवर्ड फॉर क्वाड। तो क्या करें, पहला तो क्वाड में क्या नहीं है, क्वाड में क्या नहीं है, तो क्वाड में जो नहीं है वो है इसका फॉर्मल सेक्रेटरीट नहीं था ना, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं था। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका, पहले तो हमें इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना पड़ेगा, फॉर्मल सेक्रेटरीट बनाना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो बन जाए क्वाड की। ये लीडर पे डिपेंड ना हो कि कोई लीडर आया उसका मिलने का मन है तो क्वाड में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर आप स्ट्रक्चर बना देंगे तो फिक्स हो जाएगा कि हर साल लीडर्स को मिलना ही है। दैट स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू प्रमोट क्वाड ऑब्जेक्टिव्स। और दूसरा रहता है कि तुम इस क्वाड को एक्सपैंड करो और बहुत सारे जो नेटिव नेशंस हैं उनको भी इंक्लूड करो, जैसे कि इंडोनेशिया, वियतनाम एटसेट्रा, बिकॉज एशियान कंट्रीज के बिना इंडो पैसिफिक का मतलब कोई बनता नहीं है, बिकॉज दीज कंट्रीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। अब नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट और नॉट कम्पीट। मतलब जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक एशियान, जैसे कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये उनको सपोर्ट करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए रेदर देन कन्फ्लिक्ट और कम्पीट, टू फॉस्टर इंक्लूसिव कोऑपरेशन और फोकस ऑन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी टू अवॉइड प्रोवोकिंग चाइना। वाइल हमें होता है कि चाइना के साथ हम मिलिट्री ग्रुपिंग बना के डायरेक्टली उसको प्रोवोक कर देंगे तो चांसेस ऑफ वॉर और बढ़ जाएंगे। तो आप उसको इनडायरेक्टली बाकी एरिया में क्वाड कंट्रीज कोलैबोरेट करें, ताकि चाइना को इनडायरेक्टली चेक में रखा जा सके रेदर देन डायरेक्टली। क्योंकि जब आप बाकी नेशन कोलैबोरेट करेंगे तो यू विल बी इनफैक्ट एंटरिंग इनटू द डोमेन जहां पे चाइना है। तो चाइना के जो ज्यादा का ज्यादा उसकी सुपीरियरिटी को दिखाने की कोशिश करता है चाइना, उसको कम कौन कर सकता है, क्वाड कंट्रीज। आया समझ में, ठीक है। अब आता है इसको कैसे करें।
जो ग्लोबल साउथ है उसके साथ इंगेज करना पड़ेगा हमें। क्यों करना पड़ेगा? जो ग्लोबल साउथ है इसका एक मेन जो है, जो ग्लोबल साउथ है, हमें यह दिखाना है कि क्वाड एंटी चाइना ग्रुपिंग नहीं है। उसको दिखाने का एक ही तरीका है, आप बाकी सभी कंट्री के साथ क्या करें, कोलैबोरेट करें। इनडायरेक्टली आप चाइना को चैलेंज ही कर रहे हैं, बट डायरेक्टली नॉट, बट इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली। तो बाकी नेशंस की हेल्प लें ताकि ये ना लगे क्वाड इज ओनली अ एंटी चाइना ग्रुपिंग। और बाकी एरिया में चले जाएं, जैसे अभी स्पेस में, क्रिटिकल मिनरल्स में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, साइबर सिक्योरिटी में, बिकॉज इन दीज आर द न्यू एरियाज दैट नीड्स टू बी थॉट अबाउट। तो उसके कारण हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। और बेस्ट तरीका होता है कि कोई भी अगर ग्रुपिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, उनके बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर दो। अगर दोनों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट होंगे, देन इट मीन्स उनके पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी अपने आप क्या हो जाएंगे, थोड़े अलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप एंड रिजिलिएंट सप्लाई चेन्स। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए बिकॉज इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम पावर्स हैं, और जो मैरीटाइम पावर्स हैं इनका जो मेन कंसर्न है वो है क्लाइमेट चेंज। तो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप्स एंड इनहांस डिजास्टर रिजिलियंस एफर्ट्स, ताकि क्लाइमेट चेंज को लेके आप काम कर सकें। क्लाइमेट लीडरशिप दे पाए कौन? क्वाड। सिक्योरिटी हमेशा ट्रेडिशनल नहीं होनी चाहिए, वो जो नॉन कन्वेंशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आया समझ में? यहां तक अब आता है इसको एशियन नेटो का टैग देने से बचाएं, क्योंकि बहुत सारी कंट्री इसको एशियन नेटो बोल रही हैं। तो आप इसको मिलिट्री ना बनाएं, आप इसको क्या बनाएं? जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका पर्पस होना चाहिए मल्टी डिमेंशनल। मिलिट्री नहीं रहेगा, बाकी एरिया में काम करके चाइना की डोमिनेंस को तुम वैसे ही चैलेंज कर दोगे। तो व्हाई टू चैलेंज थ्रू मिलिट्री मींस इफ यू हैव अनदर एरियाज दैट यू हैव, फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इसमें काम करके डिजास्टर मैनेजमेंट, तुम नेशंस के साथ अपनी सिनर्जी बना सकते हो एंड देन यू विल बी एबल टू टैकल चाइना मोर इफेक्टिवली। अब ये क्वाड था, अब आता है ऑकस। इसको समझ लें 2 मिनट में, फिर ऑकस का आइडिया आपको समझ में आ जाएगा। हमने आपको अभी जस्ट बताया कि क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एज पर इंडिया। तो इसमें नेशंस इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने से कतराते हैं। तो अगर कतराते हैं, पर यूएसए को क्या है कि चाइना को मिलिट्री लेवल पे भी चैलेंज करना पड़ेगा। By focusing only on health, education, technologies, disaster, you cannot, challenge China because China is also a military power. तो इसलिए यूएसए ने बोला कि मैं यूके के साथ मिलके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देना चाहूंगा, बिकॉज जब ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन होगी तो इस रीजन में ऑस्ट्रेलिया कैन बी अ बेस्ट कंटेंडर टू टैकल चाइना इन मिलिट्री मीन्स। और इसलिए हमारे ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाई 15 साल के लिए। इसका मेन एक ही पर्पस है कि हमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन देनी है। अब जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है पर कन्वेंशनली आर्म्ड है। अब इसमें समझें 2 चीजें, इसके 2 पिलर हैं। अब पेपर में आता है ना ऑकस, तो पीसीएस में जब आप इंट्रो लिख रहे होंगे तो ट्राई करें पीसीएस की इंट्रो शुड बी लिटिल बल्कि। यूपीएससी में ये वैलिड नहीं है, पर पीसीएस में इट शुड बी लिटिल बल्कि। इट मींस, और ये बड़ी ही एकेडमिक भी होनी चाहिए। आप या तो उसकी डेफिनेशन लिख दें, पर लिखें ऐसे कि वो एकेडमिक हो। आप उसके लिए 15 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप 5 लाइनों की इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, इन फैक्ट दैट इज बेस्ट। तो आप जब ऑकस पे क्वेश्चन आएगा पहले ऑकस के बारे में बता दें, ये ना बताएं कि ऑकस का क्या इंप्लीकेशन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो तो क्वेश्चन में पूछा होगा, क्रिटिकली एनालाइज करें, वो तो बताना ही पड़ेगा आपको। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप ओकस के बारे में बता दें कि दिस इज दिस एसोसिएशन, दिस पार्टनरशिप हैज 2 पिलर्स। पहला पिलर है ऑस्ट्रेलिया को 8 कन्वेंशनली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर सबमरीन होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी विद द फर्स्ट डिलीवरी एक्सपेक्टेड बाय 2030। कौन देंगे टेक्नोलॉजी? वही जो यूके एंड यूएसए। पर मेन चीज क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड 8 कन्वेंशनली आर्म्ड सबमरीन हमें आपको ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करवानी है, ताकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी पावर हो टू चैलेंज चाइना। अब दूसरा होता है
हमें साइबर एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक वेपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में उनका जॉइंट डेवलपमेंट करना है, एडवांस कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग ये। और ये आपका लेके न्यूक्लियर सबमरीन को लेके, ये बाकी एरियाज जो इमर्जिंग एरियाज में है उसमें एआई, क्वांटम, साइबर में कोलैबोरेट करेंगे नेशन स्टेट्स। किसकी हेल्प कर रहे होंगे? ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया ने ये इसलिए इनिशिएटिव लिया है कि ऑस्ट्रेलिया को पता है कि मेरे इकोनॉमिक रिलेशन तो चाइना के साथ अच्छे हैं, तो कहीं ये ना हो कि मैं इकोनॉमिक से चक्कर में चाइना पे डिपेंडेंट रह जाऊं, तो मैं पॉलिटिकल स्फीयर में बाकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी बनूंगा, चाइना के साथ ट्रेड भी करूंगा, इकोनॉमिकली उसके साथ रिलेशन अच्छे भी रखूंगा, पर चाइना इसका मिसयूज ना कर ले अच्छे रिलेशन का, बिकॉज दैट रिलेशन इज इन फेवर ऑफ चाइना। तो ऑस्ट्रेलिया इज ट्राइंग टू मेक अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ग्रुपिंग्स लाइक दिस वन। अब आता है जब ऑकस आ गया तो कह रहे हैं इससे इंडो पैसिफिक पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कईयों का मानना है ये चीज कि जब मिलिटराइजेशन करोगे इस एरिया में तो वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस बन जाएंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो ऑकस है इसकी इंप्लीकेशंस एंड इंडो पैसिफिक, ये हम देखते हैं। पहला सिंपल है कि ऑकस अच्छी चीज भी है, ऑकस बुरी चीज भी है। अब इसको करने से पहले एक डिफरेंस देख लें ऑकस और क्वाड का। हमें लगता है कहीं पेपर में डायरेक्टली ये ना पूछ लें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑकस एंड क्वाड। अब जो ऑकस है इसका मेन फोकस क्या है? डिफेंस को लेके मेन फोकस है। ऑकस का जो मेन फोकस है वो क्या है? डिफेंस को लेके मेन फोकस है। मतलब आपको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलेंगी, आपको न्यू टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, और ये डायरेक्टली काउंटरिंग चाइना है। जो चाइना की नेवल पावर बढ़ रही है, नेवी की पावर बढ़ रही है, उसको डायरेक्टली चैलेंज करने का तरीका क्या है? ऑकस है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ना चीजें इनडायरेक्टली बोली गई हैं, डायरेक्टली पता लग रहा है कि इट इज अ काइंड ऑफ अ नेवल कंटेनमेंट ऑफ चाइना बिकॉज ऑफ राइजिंग चाइनाज नेवल सुपीरियोरिटी इन द रीजन। वी यूई मतलब यूके एंड यूएसए आर गिविंग a new technology so that Australia can have nuclear powered submarine। क्योंकि इंडो पैसिफिक में जो लड़ाई होगी वो लैंड बेस्ड होगी या मैरीटाइम होगी? ऑफ कोर्स मैरीटाइम होगी, तो नेशंस के पास मैरीटाइम कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए। अब ये जो ओकस है ये शो कर रहा है कि यूएस ने पहले बनाई क्वाड, तो हमें लग रहा था कि क्वाड में क्या हो रहा है, चाइना को मिलिट्री लेवल पे चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बाकी एरिया के साथ मिलकर चैलेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि अब अगर हम ऑकस बना रहे हैं, यूएसए का प्रायोरिटी इज शिफ्टिंग। इट मींस यूएसए वांट्स टू टैकल चाइना थ्रू मिलिट्री मींस, तो क्वाड पे इंपैक्ट पड़ जाएगा। और जब हम बात कर रहे हैं ऑकस की, इट इज लाइक अ न्यूक्लियर और डिफेंस पार्टनरशिप। मेन फोकस इज ऑन इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड डिफेंस। क्वाड इज अ कॉपरेशन फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग मल्टीपल एरियाज, ओनली नॉन मिलिट्री एस्पेक्ट्स। उसमें कुछ भी आ सकता है। उसका गोल है इंडो पैसिफिक ओपन और फ्री होना चाहिए। इसका गोल है कि इसके कारण हम डायरेक्टली चाइना को मिलिट्री लेवल पे चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं। ऑकस, तो ऑकस इज बेसिकली मिलिट्री ग्रुपिंग, क्वाड इज बेसिकली अ मल्टी डिमेंशनल ग्रुपिंग इन नॉन मिलिट्री एरियाज। तो ये डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए। पर मेन चीज क्या है, अब दिखा रहे हैं कि यूके इज ऑल्सो गेटिंग एक्टिव इन इंडो पैसिफिक रीजन, बिकॉज अब यूके को पता है कि वर्ल्ड ऑर्डर इज शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रांस अटलांटिक टू इंडो पैसिफिक। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अब यूके का रोल भी बढ़ रहा है, और इसको कह सकते हैं कि दिस ग्रुपिंग इज अ एंग्लोस्फीयर अलायंस, बिकॉज इसके कारण जो इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। अब हमें एक चीज बताएं, इंडिया और ऑकस की अगर बात करें तो इंडिया और ऑकस को लेके क्या डिबेट होगी। अब इंडिया और ऑकस को लेके एक डिबेट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑकस क्वाड को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इंडिया ने बोला मैं तो क्वाड में मिलिट्री एस्पेक्ट नहीं लेके आऊंगा, आपको लेके आना ऑकस से ले आए। तो इंडिया बोलेगा मैं तो चाइना को मिलिट्री लेवल पे चैलेंज नहीं कर रहा, बाकी कर रहे हैं, इट इज गुड फॉर इंडिया टू। आप नहीं है पार्ट पर, काम आपका हो रहा है, नथिंग इज बेटर देन दैट। अब ये क्या है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्स क्वाड को करता है ये। अब स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन होगी तो इट ओपन्स अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलैबोरेशन विद फ्रांस एंड डीपर ट्रस्ट विद यूरोपियन नेशंस, फॉर एग्जांपल इंडो फ्रांस यूए। तो जब तुम्हारा ओकस हो रहा है, इससे स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन और बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस और बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ऑकस ये शो कर रहा है कि वेस्टर्न नेशंस आर रेडी टू प्रोवाइड यू टेक्नोलॉजी,
तो इट कैन बी गुड फॉर इंडिया टू इन फ्यूचर, उनको ध्यान में रखे हैं। और जब आपका ऑकस है, इससे डिफेंस कॉपरेशन बढ़ेगी विद ओकस मेंबर्स, डेमोन्स्ट्रेट्स फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप इन द इंडो पैसिफिक, इट इज अ स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। इंटरनेशनल रिलेशन में सिग्नलिंग बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिग्नल दिया जा रहा है किसको, चाइना को, कि भाई तुम्हारी नेवी स्ट्रांग है, हम भी अपनी नेवी स्ट्रांग कर रहे हैं थ्रू ऑस्ट्रेलिया, तो थोड़ा लिमिट में रहें। दिस सिग्नलिंग शो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब एक बार ऑकस आ गया, अब ऑकस के कारण उसका इंपैक्ट जो थर्ड सेकंड ऑर्डर इफेक्ट है वो इंडिया पे भी पड़ेगा। पर एक चीज है, इंडिया को ऐसा है कि इसके कारण न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना हो जाए, कहां पे, इंडो पैसिफिक रीजन में। अब ऐसा ना हो कि इंडिया ब्रॉडर इंडो पैसिफिक व्यू क्लैशेस विद द यूएसए नैरो डेफिनेशन। मतलब इंडिया का मानना है इंडो पैसिफिक का अफ्रीका भी आता है और मिडल ईस्ट भी आता है, पर यूएसए की डेफिनेशन में वो नहीं आते हैं। वो मानते हैं इंडो पैसिफिक इज बेसिकली अ रीजन वेयर चाइनाज पावर इज इंक्रीजिंग एंड दैट इज साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन, नॉट एक्सटेंडिंग अप टू जो हमारा मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका है। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अब जब तुम ऑकस में आएंगे, क्वाड में आएंगे, तो ये शो कर रहा है कि इंडिया की फिर इंडिपेंडेंस कम हो जाएगी और इंडिया और रशिया के फैक्टर थोड़े वीक हो जाएंगे। चाइना का रिस्पॉन्स मिलिटराइजेशन वाला हो सकता है। रीजनल इन्फ्लुएंस मतलब पोटेंशियल इरोजन ऑफ इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। मतलब ऑकस में ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर वेपन आएगा, पर उसका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडो पैसिफिक पे नहीं होगा, इंडिया पे भी होगा। और वही हम देख रहे हैं कि इंडिया के साथ कितने कंसर्न है ओकस के, बिकॉज इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक, तो इंडिया पे भी एक इम्पैक्ट होंगे, बिकॉज ऑकस जो आई है ये इंडो पैसिफिक को लेके ही आई है। और इसमें सिंपल सा है, जब कभी कंक्लूजन लिखें तो एक लाइन लिखें, ऑकस हाईलाइट्स सम ऑफ द डिलेमास दैट इंडिया फेसेस विद रिगार्ड टू क्वाड, whether to share or pass the burden to contain China in the Indo-Pacific, and whether to commit to even greater reliance on the United States or as its defense partner। तो इंडो पैसिफिक की जो प्रॉब्लम है वो वहाँ के नेशंस खुद डील करें या उसको बागे यूएसए को दे दें, और यूएसए का इंटरफेरेंस फिर कहाँ बढ़ जाए, इंडो पैसिफिक में, जो इंडिया नहीं चाहेगा। तो ऑकस इज बेसिकली काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस पार्टनरशिप जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके कारण जो होगा वो ये होगा कि हमारा जो इंडिया है वो अपने क्वाड वाले चीज को करता रहेगा, ऑकस को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। इंडिया ऑकस का पार्ट नहीं है पर उससे फायदा उठा लेगा ताकि चाइना को टेक्निकल या चेक में रखा जा सके। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडो पैसिफिक। कल हम पढ़ेंगे ब्रिक्स एंड एससीओ को लेके, ये दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम बायलैटरल रिलेशन में आ जाएंगे। आया समझ में? तो दैट इज फॉर टुडे, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। थैंक यू सो मच।